माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम की अपनी इस कक्षा में मैं सभी विद्यार्थियों का स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सविता सिंह, गृह विज्ञान शिक्षिका, नगर पालिका बालिका इंटर कॉलेज गाजियाबाद से। हम आज कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय के अध्याय 7 का अध्ययन करेंगे। उसका नाम है गंदी बस्तियाँ तथा उनसे खतरा। अपने इस अध्याय में हम गंदी बस्तियाँ का अर्थ एवं परिभाषा, गंदी बस्तियों की उत्पत्ति के कारण, गंदी बस्तियों से उत्पन्न समस्याएं अर्थात वहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं उन्हें कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, गंदी बस्तियों से होने वाली हानियाँ, गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान हेतु उपाय, पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गंदी बस्तियों के सुधार की कौन कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान हम सभी मनुष्य की अनिवार्य एवं मौलिक आवश्यकताएं हैं, जिनके लिए व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है। और जहां तक आवास या मकान की हम बात करते हैं तो उसके लिए न केवल कोई व्यक्ति वरन संपूर्ण समाज ने मिलकर बहुत सारे व्यापक प्रयास किए हैं, जिससे गांव से कस्बे, कस्बों से नगर और नगर से महानगर विकसित होते गए। नगरों और महानगरों में असंख्य सुविधाएं प्राप्त हुई, जिसके कारण गांव के लोग नगरों की तरफ आकर्षित हुए और उस तरफ जाने लगे। लेकिन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में आवासीय सुविधाएं सीमित होती हैं, जिसके कारण ये महंगी होती हैं। जब ये महंगी होती हैं तो सभी व्यक्ति यहाँ निवास नहीं कर पाते हैं। आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण और शहरों में निवास करने की इच्छा के कारण एक नई आवासीय सुविधा या आवास का विकल्प उपलब्ध हुआ, जिसको नाम दिया गया गंदी बस्ती। तो वे गंदी बस्तियां क्या हैं? गंदी बस्तियां विशेष रूप से बड़े एवं औद्योगिक नगरों में पाई जाती हैं। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट होता है कि ये बस्तियां गंदी होती हैं, अर्थात इन बस्तियों में आवश्यक सफाई सुविधाओं का अभाव होता है। क्योंकि इन बस्तियों का विकास अनियोजित ढंग से होता है, अतः इनमें आवासीय सुविधाओं का नितांत अभाव होता है। गंदी बस्तियों में रहने वाले परिवार आर्थिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण जीवन की आवश्यक सुविधाएं भी नहीं जुटा पाते हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि इन बस्तियों में जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सुविधाएं भी पाई नहीं जाती हैं। इसे हम निम्न परिभाषा के माध्यम से भी समझेंगे। जेम्स फोर्ड जी ने ये परिभाषा दी है। उनके शब्दों में गंदी बस्ती एक ऐसा आवासीय क्षेत्र है जहां के मकान तथा जीवन की परिस्थितियां अत्यधिक दूषित तथा अभावग्रस्त होती हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण समुदाय के सामाजिक उत्तरदायित्व का प्रश्न है, अर्थात यहाँ पर रहने की जो जगह है वो बहुत ही गंदी रहती है और बहुत सारी सुविधाओं का अभाव रहता है। और ये जो सुविधाओं का अभाव है, गंदगी है, ये केवल वहाँ रहने वाले लोगों के लिए समस्या नहीं है, वरन संपूर्ण समाज के लिए विभिन्न प्रकार की हानियों को भी उत्पन्न करती है। अब बात आती है कि इन गंदी बस्तियों की उत्पत्ति किन कारणों से हुई, कि क्या कारण हैं जिनके कारण ये बस्तियां विकसित हुई या इनका विकास हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं इसके मुख्य कारण, जो कि 5 है। नंबर 1, निर्धनता या दरिद्रता। दरिद्रता, निर्धनता या गरीबी अगर हम देखें, सबसे बड़ा या मूल कारण यही है। लोग कार्य करने के लिए गांव से शहर की तरफ आ गए, लेकिन आवासीय सुविधाएं या तो है नहीं या बहुत महंगी हैं। जब उनकी पूर्ति नहीं हो पाती तो जहां पर उनको रोज़गार मिलता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के पास है, जहां पर खाली मैदान पड़े हैं, जहां पर रहन सहन की सुविधाएं नहीं हैं, या जहां पर उनकी फैक्ट्रियां वगैरह हैं, उनके आसपास ही वे लोग झोपड़ियां वगैरह बना के रहने लगते हैं। इन बस्तियों की उत्पत्ति का मुख्य दूसरा कारण है मकानों का अभाव। जैसे कि हमने बताया कि रोजगार के कारण लोग शहरों की तरफ आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर मकानों की सुविधाएं उतनी नहीं हैं। तो गंदी बस्तियों में मकानों का सर्वथा अभाव होता है। यहाँ छोटी छोटी कोठरियों या झुग्गियों में एक साथ कई परिवार रहते हैं। यहाँ इस तरह की बस्तियाँ नगरों के आसपास अधिक पाई जाती हैं। नगरों में व्यवसाय एवं उद्योगों के कारण जनसंख्या का आकार बड़ा एवं भूमि छोटी हो जाती है,
अतः यहाँ मकान बनाना आसान नहीं होता है। मकान के अभाव में ही अधिकांश लोग विवश होकर गंदे मकानों में रहने को मजबूर हो जाते हैं। अर्थात मकानों के अभाव के कारण भी ये गंदी बस्तियां विकसित होती हैं। तीसरा कारण है अज्ञानता। गंदी बस्तियों के उत्पन्न होने का एक प्रमुख कारण अज्ञानता भी है। यहाँ रहने वाले व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं, सफाई, बीमारियों और उनके विकास आदि के विषय में कोई ज्ञान ही नहीं होता। उनको पता ही नहीं होता कि जिन परिस्थितियों में वो रह रहे हैं उन परिस्थितियों में कितनी सारी समस्याएं हैं। अगर वो उसमें लगातार रहे तो कितनी सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे और इस अज्ञानता के कारण भी वे लोग वहां पर रहे जाते हैं। चौथा कारण है औद्योगिकीकरण। गंदी बस्तियों का ये प्रमुख कारण है। औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण। शहरों में प्राय बड़ी इमारतों के निर्माण होते हैं जिसके कारण वहां काम करने वाले मजदूर इनके आसपास ही झोपड़ियां बना लेते हैं। साथ ही साथ औद्योगिक कारखानों में काम करने वाले मजदूर भी इन कारखानों से सटी जगह पर झोपड़ी बनाते हैं जहां किसी भी तरह की आवश्यक सुविधाएं नहीं होती हैं, केवल गंदगी ही होती है। यहाँ पानी, बिजली, शुद्ध वायु आदि की भी कोई व्यवस्था नहीं होती, जिससे कि स्पष्ट हो रहा है कि जो चीज़ें मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं होती है। पांचवा, जनसंख्या में वृद्धि। हमारे देश में जो जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है यह भी इन गंदी बस्तियों के विकास का कारण है। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों को शहर की ओर पलायन करने को विवश कर दिया है, जिसके कारण शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई। आर्थिक संसाधनों की कमी तथा रोजगार न होने की स्थिति में ज्यादातर लोगों को इन्हीं गंदी बस्तियों में शरण लेनी पड़ती है। अतः शहरी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जैसे कि हमने पहले बताया, सुख सुविधाओं के कारण, रोजगार के कारण लोग गांव से शहरों की तरफ आ रहे हैं। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि शहरों की जो जगह है वो सीमित है, जिसके कारण यहाँ पर आवासीय सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं और जो लोग हैं वो इन्हीं बस्तियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं और इनकी उत्पत्ति हो रही है। इसके अतिरिक्त वो हमने पांचों मुख्य कारण देखे थे। कुछ अन्य कारण हैं, जैसे ग्रामीण रोजगार का अभाव। हम बार बार एक बात बता रहे हैं कि रोजगार की समस्या उत्पन्न होने के कारण बहुत सारे लोग गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं। अर्थात ग्रामीण रोजगार जो हमारे कृषि के साथ साथ पहले कुटीर और लघु उद्योग होते थे, लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजों का शासनकाल रहा उन्होंने हमारे कुटीर और उद्योग धंधों को समाप्त कर दिया। आगे चलकर भी देश के आज़ादी के बाद भी हम उन्हें दोबारा से उसी तरह से चला नहीं पाए जैसे पहले चलते थे, जिससे कि जब कृषि का कार्य नहीं हो रहा होता या जिन लोगों के पास कृषि भूमि कम है उन लोगों के पास रोजगार नहीं रहता है और अपने जीवन यापन के कारण वो शहरों की तरफ आते हैं और उन्हें इन गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कहीं बाढ़, कहीं सूखा, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं जो प्राकृतिक है। इन समस्याओं के कारण जिस क्षेत्र विशेष में ये समस्याएं आ जाती हैं दूसरे क्षेत्र विशेष में वो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर उनको रोजगार प्राप्त हो जाए और वो अपना जीवन यापन कर सकें। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भी इन गंदी बस्तियों का विकास हो रहा है। तीसरा, पारिवारिक कलह एवं सामाजिक बहिष्कार। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गांव वगैरह में बहुत सारी खाप पंचायतें वगैरह होती हैं जो छोटे छोटे झगड़ों के कारण समाज में से लोगों को बहिष्कृत कर देती हैं। तो एक तो इस कारण गांव को छोड़कर लोग शहर में आते हैं। दूसरा, अगर परिवार बहुत सारा बड़ा है, रोजगार के साधन नहीं है, जीवन यापन की समस्या हो रही है, भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसके कारण परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। उसके कारण भी व्यक्ति गांव से शहर की ओर पलायन करना शुरू कर देता है और जब वो पलायन करता है तो आवासीय सुविधाएं तो प्राप्त होती नहीं हैं, तो वो ऐसी ही गंदी बस्तियों में रहना प्रारंभ कर देता है और जिसके कारण ये गंदी बस्तियां धीरे धीरे और विकसित होती चली जाती हैं। गतिशीलता, अगर देखें तो गतिशीलता हमारे लिए एक फायदे का कार्य थी, जिससे कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जा सकते थे। लेकिन इसी के साथ यातायात के साधनों का जैसे विकास हुआ, हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की जो आज़ादी प्राप्त हुई, तो जब हमें अपने जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो जहां पर हमको लगता है कि हमें रोज़गार मिल जाएगा, हमारी समस्याएं सुलझ सकती हैं, हम उन स्थानों पर जाना शुरू कर देते हैं और गांव के लोग शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वहाँ आवासीय सुविधाएं उन्हें प्राप्त नहीं होती और वो इन्हीं गंदी बस्तियों में रहते हैं। नगरों में सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि हम जानते हैं कि गांव से ज़्यादा हमारे जो नगर हैं
वो विकसित किए गए हैं, उनका नियोजन किया गया है, जिसके कारण मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनकी तरफ आकर्षित होकर लोग शहरों की तरफ आते हैं, लेकिन जब वो शहरों की तरफ आते हैं तो उनको पता चलता है कि ये सुविधाएं इतनी सस्ती नहीं है, इन्हें आसानी से हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन रोजगार प्राप्त हो जाने के कारण और उस रोजगार में इतना पैसा नहीं मिलने के कारण कि वो महंगी जगह रह पाएँ, वो इन गंदी बस्तियों में रहते हैं और इन गंदी बस्तियों का विकास लगातार होता रहता है। नगर नियोजन का अभाव। हमारे देश में फैक्ट्रियां, कल कारखाने, औद्योगिकीकरण तो किया गया, लेकिन उसी के साथ साथ यह नियोजन नहीं किया गया कि जो भी व्यक्ति इन कारखानों में कार्य करेगा उन व्यक्तियों को रहने के लिए भी आवास की आवश्यकता होगी। उनका ये नियोजन नहीं करने के कारण भी लोग आसपास रहने लगते हैं और इन गंदी बस्तियों का बिना नियोजन के विकास होता चला जाता है। गंदी बस्तियों से उत्पन्न समस्याएं, अर्थात जो व्यक्ति गंदी बस्तियों में रह रहे हैं उन व्यक्तियों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले सुविधाओं का अभाव। गंदी बस्तियों में रहने वालों के पास पर्याप्त भोजन, घर एवं वस्त्रों सहित कई अन्य मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है। इस स्थिति में इनके पास भौतिक सुविधाओं के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। शुद्ध जल, वायु तथा शुद्ध भोजन भी नहीं मिलता है। इनके निवास स्थान के आसपास गंदा पानी और सीलन की बदबू से वातावरण भी दूषित बना रहता है। अगर इस तरीके से हम देखें तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं का ही इन लोगों को समस्या बनी रहती है कि शुद्ध जल, भोजन, पानी भी इन्हें पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। दूसरा, रोगों का प्रसार। गंदी बस्तियों में शुद्ध वायु एवं शुद्ध पेयजल न मिलने के पाने के कारण यहाँ रोगों का प्रसार रहता है। यहाँ के दूषित वातावरण के कारण मक्खी मच्छर उत्पन्न होते हैं जो भोजन को दूषित कर देते हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हमेशा अस्वस्थ रहता है। हैजा, पेचिस, टीबी इत्यादि रोग उनको होते रहते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग लगातार किसी न किसी संक्रामक रोग से या किसी न किसी बीमारी से पीड़ित रहते हैं। तीसरा, कुपोषण। स्वच्छ व संतुलित आहार के अभाव में यहाँ कुपोषण के शिकार लोगों की संख्या भी अधिक होती है। जन्म से ही बच्चों को स्वच्छ वातावरण न मिलने से वह कुपोषित हो जाते हैं। पीलिया, घेंगा, पतलापन तथा पोलियो जैसी घातक बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इस तरीके से यदि हम देखें तो कुपोषण की समस्या भी इन लोगों को इन गंदी बस्तियों में रहती है। अगला पॉइंट है हमारा नैतिक आचरण का ह्रास। बढ़ती बेरोजगारी एवं महंगाई के कारण इन बस्तियों के लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिल पाता। फलतः चोरी, डकैती, जेब काटना, गुंडागर्दी इत्यादि अनैतिक आचरणों में वृद्धि होती है तथा नैतिक आचरण का पतन हो जाता है। जब लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता है, कार्य नहीं मिल पा रहा होता है, तो उन्हें पेट भरने के लिए शुरुआत में वो पेट भरने के लिए जेब काटने लगते हैं, चोरी करने लगते हैं और धीरे धीरे उन्हें कार्य करने की आदत ही समाप्त हो जाती है। ये कार्य उन्हें आसान लगने लगता है और उनकी नैतिकता का ह्रास होना प्रारंभ हो जाता है। अब आता है गंदी बस्तियों से होने वाली हानियाँ। अभी हमने जो समस्याएं पढ़ी थी वो समस्याएं थी जो लोग उन गंदी बस्तियों में रह रहे हैं उन लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब क्योंकि ये जो गंदी बस्तियां हैं ये सामाजिक सुविधाओं के अभाव में हैं, इनसे बहुत सारा जो हमारा सभ्य समाज है उनको भी बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ता है। वो हानि कौन कौन सी हैं? सबसे पहले व्यक्तिगत विघटन। यह बस्तियां व्यक्तिगत जीवन को विघटित कर देती हैं, क्योंकि यहाँ रहकर व्यक्ति सामान्य जीवन यापन नहीं कर सकता। मद्यपान, मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ खेलना तथा आत्महत्या जैसी व्यक्तिगत विघटन की प्रमुख घटनाएं यहाँ सर्वाधिक होती हैं, क्योंकि सामान्य सुविधाएं नहीं मिलती, व्यक्ति परिवार से दूर होता है, आसपास के जो लोग हैं वो चोरी कर रहे हैं, अफीम खा रहे हैं, भांग खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। धीरे धीरे जो आसपास लोग रह रहे हैं जिन्हें इन वस्तुओं की आदत भी नहीं होती है, उन्हें धीरे धीरे इन वस्तुओं की आदत पड़ने लगती है। दूसरी समस्या पारिवारिक विघटन। आवास की समस्या के कारण जो भी व्यक्ति या श्रमिक इन गंदी बस्तियों में रहता है उसे अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण वह अपने परिवार को साथ नहीं रख सकता है। अतः धीरे धीरे वह अपने परिवार से दूर हो जाता है और यह पारिवारिक विघटन का मुख्य कारण होता है। जैसे पहले भी कहा कि आवास की समस्या रहती है, आवास की जब समस्या होती है तो वह अपने परिवार को लेके नहीं आ पाता है गांव से और अकेला रहता है और धीरे धीरे उसमें पारिवारिक विघटन होने लगता है।
फिर है सामाजिक विघटन। गंदी बस्तियों से व्यक्ति व परिवार ही नहीं अपितु समाज की संरचना भी प्रभावित होती है तथा अनेक सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। व्यक्तिगत कार्यों की असफलता ही व्यक्ति के मस्तिष्क में निराशा उत्पन्न करती है, जहां वह स्वयं को उपेक्षित महसूस करता है और समाज की अपेक्षा स्वयं को अधिक महत्व प्रदान करता है। जब समाज में सामाजिक मूल्यों एवं मान्यताओं की उपेक्षा की जाती है तो परंपरागत समाज का ढांचा भी असंतुलित हो जाता है, जिससे सामाजिक विघटन को प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति विशेष को तो महत्व दिया नहीं जाता, परिवार उसका साथ रह नहीं रहा होता है, तो समाज क्योंकि वो गंदी बस्तियों में रह रहा होता है, उसका आचरण नैतिकतापूर्ण नहीं होता है, तो लोग उसका बहिष्कार करते हैं। जब उसका बहिष्कार करने लगते हैं, पहले तो व्यक्ति अपने को उपेक्षित समझता है, फिर वो समाज की उपेक्षा करने लगता है और अपने को महत्व देने लगता है, जिसके कारण जो हमारा समाज का सामाजिक परंपरागत ढांचा है कि हमें समाज को ज़्यादा महत्व देना है, हम उसे महत्व देना कम करना शुरू कर देते हैं और सामाजिक विघटन प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय विघटन। जब समाज में शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले लोगों को तथा पारिवारिक विघटन को प्रोत्साहन मिलने लगता है, तब यही सामाजिक विघटन राष्ट्रीय विघटन को प्रोत्साहित करता है। अर्थात पहले पारिवारिक विघटन होता है, फिर सामाजिक विघटन होता है और यही सामाजिक विघटन धीरे धीरे समाज के अंतर्गत जो विघटित होता है, यही हमारा राष्ट्रीय विघटन होने लगता है। नंबर 5, अज्ञानता को प्रोत्साहन। अज्ञानता भी गंदी बस्तियों का दुष्परिणाम है। यहाँ रहने वाले व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, जिससे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती। यह बच्चे दिन भर बस्ती की गंदी गलियों में घूमते रहते हैं, जिससे उनमें अज्ञानता का ही विकास होता है। अर्थात यहाँ पर जब हमारे छोटे बच्चे होते हैं, हम कहते भी हैं कि 5 वर्ष तक के बच्चा कि जो बनना होता है उसकी बुनियाद बन चुकी होती है, लेकिन उनके माता पिता क्योंकि गरीब होते हैं, श्रमिक होते हैं, वो अपने काम के लिए फैक्ट्रियों वगैरह में चले जाते हैं, बच्चे दिन भर आसपास घूमते रहते हैं, उन्हें स्कूल भी नहीं भेजा जाता और वह अज्ञानता को बढ़ाते हैं। छठा, नैतिकता का ह्रास। गंदी बस्तियां नैतिकता को प्रभावित करती हैं। यहाँ रहने वाले व्यक्ति के समक्ष आर्थिक परेशानियां इतनी प्रबल होती हैं कि वे अन्य किसी बात पर नैतिक या अनैतिकता में भेद नहीं कर पाते हैं। चोरी करना, जुआ खेलना, शराब व सिगरेट पीना जैसी बुरी आदतें इनके लिए सामान्य बातें हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि व्यक्ति नैतिक पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। जैसे हमने पहले भी बताया कि इन बस्तियों के आसपास का वातावरण बहुत दूषित होता है, जो लोग यहाँ रह रहे होते हैं उनकी नैतिकता का पतन हो चुका होता है, तो जो नए व्यक्ति भी आके यहाँ रहना शुरू करते हैं, जिनको ये आदतें नहीं होती, उनको ये आदतें पड़ जाती हैं और उनका नैतिक पतन होने लगता है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। गंदी बस्तियाँ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यहाँ का वातावरण शुद्ध नहीं होने के कारण अनेक प्रकार की भयंकर बीमारियां फैलती हैं जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। जैसे हमने बताया था कि शुद्ध जल नहीं मिलता, शुद्ध भोजन नहीं मिलता, वायु नहीं मिलती, जिसके कारण लोग तरह तरह की या संतुलित आहार इन्हें नहीं मिलता, बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं और बहुत सारी इन लोगों को टीबी वगैरह की संक्रामक बीमारी होती है, जो कि समाज के लिए बहुत सारी हानिकारक होती है और समाज में फैलनी शुरू हो जाती है। समाज में फैलने के कारण, इस बीमारी के फैलने के कारण समाज में इस बीमारी से लोग बहुत सारे ग्रसित होते हैं। इसीलिए इन गंदी बस्तियों को समाज के लिए भी हानिकारक माना जाता है। अब आता है गंदी बस्तियों की समस्या के समाधान हेतु उपाय। इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि पर रोक। इस समस्या के समाधान का सर्वप्रथम उपाय यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जाए। जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगा देने से ग्रामीण जनसंख्या पर भी रोक लग जाएगी। इससे गांवों से नगरों की ओर पलायन करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। अगर हम देखें तो हमारे देश की मुख्य समस्या आज जनसंख्या वृद्धि है। अगर जनसंख्या वृद्धि को रोक देंगे तो लोगों की संख्या सीमित हो जाएगी। लोगों की संख्या सीमित हो जाएगी तो उनके खाने की, पीने की, आवास की समस्या भी कम हो जाएगी। तो हमें इस समस्या के समाधान के लिए सबसे आवश्यक है कि जनसंख्या की वृद्धि रोकी जाए। जैसे इसमें हमने कहा कि गांव की जनसंख्या कम हो जाएगी। अर्थात जब हम जनसंख्या को सीमित करने की बात करते हैं, इसकी वृद्धि रोकने की बात करते हैं, तो संपूर्ण देश के अंदर बात करते हैं। वो गाँव में भी होगा, वो शहर में भी होगी, तो जिससे लोग कम होंगे। तो जब गाँव में ही लोग कम हो जाएंगे, जनसंख्या कम हो जाएगी, उनकी
रोजगार की आवश्यकता गांव में ही पूरी हो जाएगी तो शहरों की तरफ रुख नहीं करेंगे। अगर शहरों की तरफ रुख नहीं करेंगे तो ये गंदी बस्तियां विकसित नहीं होंगी। दूसरा है रोजगार सुविधाओं में वृद्धि। गंदी बस्तियों की समस्या का एक समाधान यह भी है कि गांव में जहां कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई रोजगार नहीं है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए। जो रोजगार नगरों में स्थापित किए जाते हैं उन्हें गांव में स्थापित किया जाए। इससे ग्रामीण जनता को साधारण प्रयासों से ही रोजगार मिल जाएगा और वे रोजगार की तलाश में नगरों की ओर पलायन नहीं करेंगे। इससे भी गंदी बस्तियों की समस्या का समाधान करने में मदद मिल सकती है। हम बार बार क्या बता रहे हैं कि लोग शहरों में एक तो सुविधाओं के कारण आकर्षित हो रहे हैं और दूसरी समस्या उनके पास है कि उनके पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं होने के कारण वो अपना भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। जब वो भरण पोषण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता होती है। इसलिए अगर इन गांव के अंदर रोजगार की सुविधाओं को बढ़ा दिया जाए तो इन रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी और जब रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी तो गांव से शहर लोग नहीं आएंगे तो गंदी बस्तियां तेजी से विकसित नहीं होंगी। फिर आता है सामाजिक सुरक्षाओं का विस्तार। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा और सुविधाओं की कमी है। इससे ग्रामीण व्यक्ति नगरों की ओर पलायन करते हैं। इसलिए ग्रामीण जीवन के नगरों में प्राप्त होने वाली सुविधाओं से युक्त किया जाए। इन सुविधाओं में आवागमन और संचार के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, सुरक्षा, मनोरंजन, पानी, प्रकाश आदि प्रमुख हैं। जब गांव में ही व्यक्ति को उपयुक्त सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगेंगी तो वे नगरों की ओर आकर्षित नहीं होंगे और इस प्रकार गंदी बस्तियों में रहने की समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। अर्थात जो नगर नियोजन किए जाते हैं उसी प्रकार से गांव में भी गांव नियोजन किए जाएं, उनमें सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाए तो ग्रामीण लोग शहरी क्षेत्र की तरफ नहीं भागेंगे। फिर आता है कृषि की उन्नति। कृषि में पर्याप्त पैदावार न होने के कारण ग्रामीण जनसंख्या नगरों की ओर पलायन करती है जिससे गंदी बस्तियों का विकास होता है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है कि कृषि व्यवसाय की उन्नति की जाए। भारत में कृषि व्यवसाय की उन्नति के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हमारे देश में कृषि प्रमुख उद्योग है, उसके अंतर्गत लगभग आज भी 60% जनसंख्या कार्य करती है। तो उसके लिए आवश्यक है कि कृषि के साथ साथ कुछ और रोजगार किए जाएं जिससे कि जो हमारा कृषि के कारण अन्य रोजगार नहीं चल पा रहे हैं, लघु और कुटीर उद्योग, अगर वो भी विकसित हो जाएं तो गांव से लोग शहरों की तरफ पलायन नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहले कृषि की नई और कुशल रीतियों को अपनाया जाए। दूसरा, कृषि के भूमि के विभाजन और अपखंडन पर रोक लगाई जाए। भूमि का विभाजन और अपखंडन, क्योंकि हमारे यहाँ पर उत्तराधिकार का नियम है जिसमें कि हमारे दादा परदादा की जो संपत्ति है उसमें हमें, अगर हम उस परिवार में पैदा होते हैं तो उत्तराधिकार के नियम के आधार पर उसमें हमारा खुद का हक बन जाता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं और गाँव में ही रहने लगते हैं, तब वह अपनी भूमि का बंटवारा करने शुरू कर देते हैं, जिसके कारण विभाजन की समस्या आ जाती है। अपखंडन, जहां हमारी कृषि की जमीन अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित होती है तो हम इसे कहते हैं कृषि भूमि का अपखंडन। तो इन पर रोक लगाई जाए और चकबंदी जैसी जो सुविधाएं थी जिससे कि कृषि भूमि को एक जगह लाया जा रहा था उसका प्रयोग किया जाए जिससे ये समस्या दूर हो सके। कृषि शिक्षा का प्रसार किया जाए, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जाए, क्योंकि जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर दिया जाएगा तो ये हमारी कृषि मानसून का जुआ नहीं रहेगी। कृषि अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित किया जाए, शासकीय कृषि फार्मों की स्थापना की जाए और इनकी सहायता से कृषकों में जागरूकता का प्रसार किया जाए। अच्छी किस्म के बीज और खाद तथा अच्छी नस्ल के बैलों का कृषि में प्रयोग किया जाए। भूमि के कटाव को रोका जाए। फसलों की पद्धति में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जाए। अर्थात यदि हम अपनी कृषि को उन्नत करते हैं, कृषि की शिक्षा का प्रसार करते हैं, नए नए अनुसंधान करते हैं, नई रीतियां लाते हैं, तो हम गांव में ही बहुत सारे रोजगार के साधन उपलब्ध कर देंगे, जिससे हमारी जो ये समस्या है कि गांव से लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो समस्या रुक जाएगी। अब विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गंदी बस्तियों के सुधार की योजना। देश में आज़ादी के पश्चात इन गंदी बस्तियों के लिए
कुछ सुधार के कार्यक्रम संचालित किए गए जो निम्नलिखित है। नंबर 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 204 योजनाएं बनाई गई जिन पर 19 करोड़ की धनराशि का अनुदान दिया गया। यह अनुदान लगभग 58,000 परिवारों के लिए आवासीय सुविधाएं प्रदान करने हेतु दिए गए थे। दूसरा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियों को हटाकर नए आवास बनाने का प्रावधान किया गया। तीसरा, कुपोषण तथा अंधेपन को दूर करने तथा गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं को संतुलित आहार देने का भी प्रावधान बनाया गया। चौथी एवं पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत गंदी बस्तियों में मुख्य रूप से कलकत्ता की एक गंदी बस्ती के सुधार के लिए धनराशि का प्रावधान किया गया। इस प्रकार से हमें समझ में आता है कि हमारी सरकार भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में इन गंदी बस्तियों में सुधार के लिए, इन गंदी बस्तियों के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही है। अब इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, आप उनको देखिए। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न हैं। नंबर 1, गंदी बस्तियों से आप क्या समझते हैं। दूसरा, गंदी बस्तियों की मुख्य 2 समस्याएं बताइए। इनमें केवल समस्याओं को लिखना है, उन्हें विस्तृत रूप में नहीं समझाना है। फिर हमारे दूसरे लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें पहला, गंदी बस्तियों से व्याप्त समस्याओं को दूर करने के कोई 2 उपाय बताइए। दूसरा, क्या कृषि के विकास से गंदी बस्तियों को और बढ़ने से रोका जा सकता है। सुझाव सहित इसमें उत्तर देने हैं। फिर हमारा एक प्रश्न विस्तृत उत्तरीय है कि गंदी बस्तियों के विस्तार के लिए कौन कौन से कारण हैं, विस्तार से समझाइए। इसमें हमें सभी कारणों को पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखने के बाद उन्हें विस्तृत रूप में समझाना है। तो आज हमने गंदी बस्तियां की उत्पत्ति कैसे हुई, गंदी बस्तियों का क्या अर्थ है, गंदी बस्तियों में रहने वालों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, गंदी बस्तियों में से सामान्य समाज को क्या समस्याएं या क्या हानियां हो रही हैं, साथ ही साथ सरकार इनके सुझाव, इनकी समस्या के समाधान के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं, विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्या कार्य किए गए हैं, इन सब की जानकारी ली। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।